व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में फिर एक बार ब्रेक के बाद। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शिवसेना का नगर निगम पर जन आक्रोश मोर्चा, मुख्यमंत्री शिंदे पर नागपुर से सौतेला व्यवहार करने का आरोप। ऑपरेशन थंडर के तहत कलमना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 108 किलो मादक पदार्थ जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिट्टी खदान पुलिस की कार्रवाई, बंदूक लेकर घूम रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। शिवसेना ने नागपुर नगर निगम के खिलाफ जोरदार जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। मोर्चे के माध्यम से पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने ही गृह जिले नागपुर के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। मोर्चे के दौरान शिव सैनिकों ने फायरमैन भर्ती हो रही देरी, बढ़ती बेरोजगारी और आम नागरिकों को हो रही असुविधाओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर प्रशासन नागपुर वासियों के साथ अन्याय कर रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये मोर्चा नगर निगम मुख्यालय तक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिंदे पर आरोप लगाया कि वे नागपुर के विकास की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि ये उनका कुरुक्षेत्र है। नागपुर में फायरमैन की भर्ती वर्षों से अटकी हुई है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार और नगर निगम की निष्क्रियता के कारण जनता त्रस्त है, ऐसा आरोप शिवसेना नेताओं ने मंच से लगाया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नागपुर वासियों के हक के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी इस मौके पर दोहराया गया है। कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कंपनी कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फायरमैन भर्ती जल्दी लो। मुर्दाबाद, नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद, पांडेवाड़ी वासियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। एकनाथ शिंदे जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दादा आम्ही आज मोर्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिंदे साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिंदे साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय शिवाजी। नागपुर महानगर पालिका एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भीम का पत्ता कड़वा है, मुर्दाबाद, भीम का पत्ता कड़वा है, अरे भीम का पत्ता कड़वा है। होश में आओ, होश में आओ। एकनाथ शिंदे होश
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विजय शिंदे साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिंदे साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय शिवाजी। नागपूर महानगर पालिका एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद 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 एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद 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 अरे नीम का पत्ता कड़वा है मुर्दाबाद नीम का पत्ता कड़वा है अरे नीम का पत्ता कड़वा है। आंदोलन नागपूर महानगरपालिकाच्या माध्यमातून श्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री यांच्या खिलाफ आहे। नागपूरला सावत्र भाऊची भूमिका अपनवलेली आहे हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी। आमच्याकडे फायरमॅन नाही, नागपूर बिना फायरमॅन 2 वर्षापासून भरती अटकलेली आहे। भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड 22 एकराचा जडून गेला, लोक पेटून गेले, नुकसान झाला, धुवांमुळे लोकांना अस्थमाच्या शिकायत झाला। आता पावसाळा येणार आहे, मान्सून येणार आहे, फक्त आता यांनी काय केली, नाममात्राची इलेक्शन म्हणून 100 लोकांची कंत्राटी भरते। अरे तुमचे सुरक्षा सल्लागार जे आहेत, तुमची सिक्युरिटी आहे, ते तुम्ही कंत्राटी का करत नाही? तुम्ही फायरमॅनला कंत्राटी करता। हा फायरमॅन भारतीय शहरांच्या सुरक्षाची स्पायनल कॉर्ड आहे आणि ते तुम्ही 100ची कंत्राट 1200 फायरमॅन ऐवजी फक्त 100 ते पण कंत्राटी भरती। आमच्या त्या कंत्राटी भरतीला विरा नागपूर पासून दुजाभाव करणारे एकनाथ शिंदे साहेब, अरे तुमचे भांडण देवेंजी सोबत आहेत, परंतु जनता का मरली पाहिजे, जनता का मेली पाहिजे? पुन्हा भोंगळ कारभार आहे हा नागपूर महानगरपालिकामध्ये फंड नाही, प्रशासक निरर्थक आहे, प्रशासक अपाहिज आहे, पैसा घेऊन फिरून राहिलेला आहे, फंड नाही म्हणतात। आणि एकनाथ शिंदे तुम्ही जेव्हापासून नगर विकास मंत्री बनल्या, तुम्ही किती मीटिंगा घेतल्या नागपूर महानगरपालिकेची हे आम्हाला तुम्हाला जाब विचारायचे आहे। जर फायरमॅन स्थायी भरती झाली नाही, जर भांडेवाडीवाल्यांना न्याय भेटला नाही, त्यांच्या भिंत्या तुटून आहे, मान्सून मध्ये सांडपाणी त्यांच्या घरात जाईल, ह्याचे जबाबदार कोण? हे कंत्राटदार जे नागपूर महानगरपालिकेचे आहे कर्मचाऱ्यांचे शोषण करत आहे। आपली बसलाचार आहे, सांडपाणीचं काही नाही, तुम्ही भांडेवाडीच्या काही उपाययोजना नाही। आज आमचा विरोध नागपूर महानगरपालिका माध्यमातून एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री यांना आहे। जर शिंदे साहेब तत्काळ ह्या 2 वर्षापासून लंबित भरती प्रक्रिया फायरमॅनची नाही केली, भांडेवाडी वासियांना न्याय नाही भेटला, तर आम्ही तुमच्या पुतळा दहन करू अशी चेतावणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून देतो। नाही, आज आता आमचा बैठक होता तिथे आपला मुंबईला, परंतु मी आज माझ्या थोडा तब्येत दाखवण्याकरता मी इथे आलेलो डॉक्टरकडे। तर त्या दृष्टिकोनातून जे काय होईल महायुतीमध्ये तिन्ही पक्ष बसून काय निर्णय घ्यायचा घेतील, परंतु आमच्या जिल्ह्यामध्ये थोडा परिस्थिती वेगळा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला थोडा विचार करूनच पुढे जावं लागेल। काय विचार करणार, काय म्हणजे काही नाही, आता मागच्या निवडणुकीमध्ये मी सगळं पाहिलं आहे काय झालं विधानसभेमध्ये, तर त्या दृष्टिकोनातून आम्हाला आमच्या पक्षाला जर मजबूत करायचं असेल तर लोक उमेदवार इच्छुक आहेत जास्त उभा राहायला, तर त्या दृष्टिकोनातून त्या उमेदवाराला जर आपल्याला बळकट करायचं असेल, पक्षाला बळकट करायचं असेल तर चांगले उमेदवार देणं गरजेचं आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून जे उमेदवार आपल्याला चांगले भेटतील त्या उमेदवार आमच्या पक्षाकडे आहेत आणि त्या दृष्टीने आम्ही जिल्हा परिषदमध्ये विचार काय करायचं महायुतीचे नेते ठरवतील, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही इथे खालच्या पातळीवर आम्ही विचार करू। तुम्ही स्वबळाची तयारी सुरू केली आहे का? मी तर केलं आहे, मी स्वबळावरच लढायच्या तयारीमध्ये आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून गडचिरोलीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकेल। मैत्रीपूर्ण लढतही होतील का काही ठिकाणी? होईल ना, मैत्रीपूर्ण होईल काय होईल, परंतु राष्ट्रवादीचा झेंडा आपला गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये थोडाफार चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्याच्या परिस्थितीत आम्ही निर्माण करू। पक्षश्रेष्ठींना तुम्ही आपल्या निर्णयाबाबत किंवा याच्याबाबत असं सांगितलेलं आहे का? मागच्या आमचं जे बैठक होता त्या बैठकीमध्ये मी माझं जे म्हणणं आहे ते मी बोललो आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याच बोलण्यावर मी ठाम आहे। त्या दृष्टीने आमच्या पक्षाला जर खऱ्या अर्थाने मजबूत करायचं असेल विदर्भामध्ये तर आम्हाला आमच्या ताकद दाखवणं गरजेचं आहे। पालकमंत्री पदावरून वाद आहे, रायगडचा दावा तुम्ही सोडलेला आहे का? नाही,
ताबा सोडणार कसा मी? कारण की ते रायगडचा जागा आमचा आहे, पालकमंत्री तिथला आमचा झाला पाहिजे असा आमचा पक्षाचा ठाम निर्णय झालेला आहे. त्या दृष्टिकोनातून ते जागेवर राष्ट्रवादीचाच पालकमंत्री बसेल. पालकमंत्री पदावरून खूप टोकाची भूमिका घेतल्या जात आहेत, वैयक्तिक टीका देखील होत आहे. नाही ते ठीक आहे, ते वैयक्तिक वेगळं पक्ष 3 पक्षाचा जेव्हा तिथे महायुतीचं सरकार असल्यानंतर थोडाफार कमी जास्त होत असते, एक वेगावर टीका करत असतात, परंतु निवडणूक आला की सगळे एकत्रित होऊन विचार करून पुढे जातील. निधीची काय अडचण आहे आमदार? तुम्हाला निधी मिळतंय का? ना निधी आता मिळेल ना, आता बजेट आहे आणि बजेटमध्ये निधी जरूर आता तरतूद होईल फार मोठ्या प्रमाणामध्ये. पण निधी मिळत नसल्याची अनेक आमदारांची आणि लोकप्रतिनिधींची तक्रारी आहे. नाही असं काही तक्रार नाही, आमच्याकडे तर काही तक्रार सध्याचा नाही, परंतु सगळं काम आता व्यवस्थित होतील. और अब अगली खबर। ऑपरेशन थंडर के तहत कलमना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 108 किलो मादक पदार्थ जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर शहर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन थंडर के तहत पुलिस थाना कलमना की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। नागपुर शहर पुलिस कमिश्नरेट के आदेशानुसार की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों से कुल 108 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर लिया। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई कलमना थाने के जांच दल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। शिकायतकर्ता के रूप में पोहवा प्रदीप पराब थाने कलमना नागपुर शहर द्वारा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। आगे की जांच जारी है और पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि मादक पदार्थ कहां से आया था और किन लोगों से जुड़ा हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर नागपुर पुलिस की सराहना की जा रही है और कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अवैध धंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खड़े पे ले रहा हूँ दे रहे कोई पीछे उषा तो मुंडी कर बोलना रेडी पीछे 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 थोड़ा सा हाथ निकल करवाना भी पीछे नहीं भैया नहीं अरे ट्रक बहुत बढ़िया आ जाता ना आगे हो गया ये देखिए दादा 2 मिनिट के लिए खड़े रहो बस हो गए आने के ना बस सर इकडे हाँ थोडं जवळ करत ना हो बेटा हो डन दादा थोड़ा सा हाँ सर ग्रेट जॉब सर। हाँ पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पीछे रोशन आगे भी स्टैंडिंग में धीरे 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 बस साइड से चले जाते हाँ एक थोड़ा लेते हुए आने के लिए थोड़ा सा घेरो धीरे धीरे थोड़ा था साथ में सर और चलो आ जाइए सर। अंदर
थोड़ा सा आते रहिए सर, लेके जाइए अंदर। बराबर है। ये गाड़ी को थोड़ा पीछे ले लो, ये वाली गाड़ी को थोड़ा पीछे ले लो, मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हाँ बोला, मेरा वही कहना था। क्या ना बना बोरे काढा क्या बोले क्या? हे काढ काढ बोरे काढ अच्छा तुझ्याकडे नाही अरे 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 यार इकडे सगळे या ते करेक्शन केलं का? काढ त्याच्या 15-20 मिनिट काढ. तसं करा ना काय फोटो काढ. उभा राहा त्यांनी अरे तिकडनं या ना. हो तिकड निघून राहिले हारा पहिले माल ले लो. चल ही इकडे थोडीशी उचला. हा इकडे 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 दादा. बहुत बढ़िया, यही तो फोटो है. हो गया जोरदार. अरे खुला नाही उद्या आप इधर से करो ना. ये तुम्हारे पीछे दोन वर्दीधारी लोक. सर या ना सर साहेब हो साहेब या लवकर. मैं सांगतो मी सांगतो. हमारी तरफ मत देखना. उठाओ उसको. हाँ. पिया साहब थोड़ा सी. हाँ ऐसा झुक के कुछ तो भी देख रहे हैं ऐसा कर. गाड्या पण आहे मागच्या गाड्या पण आहे. ठीक है. ठीक आहे आवाज आपल्या पोस्टिंगमधील दोन्ही पाडीचे मागं झालं. आणि रात्र पाडीचे सर्व बीट मार्शल्स यांना पीडीएफ सरांना का बीट मार्शल सर्व पीटर जातीने आपल्या सर्वांनी यांनी सर्व बीट मार्शल काय म्हणतो. काय म्हणतो बोलले ना काय होते कालचं नाही टँकरचं. अरे तुम्हाला माहिती नाही सगळे पेपर रांगतो मोबाईल समजले नाका चेक नाका करतो. चेक नाका आता करतो. नागपूर शहरात माननीय CP सरांच्या मार्गदर्शनात ऑपरेशन थंडर राबवत आहोत. त्या अंतर्गत मागच्या एका महिन्यात स्पेशल ड्राईव्ह आपण घेतला होता. त्यामध्ये नागपूर पोलिसांनी अगदी एक्सेप्शनल कारवाई करून बऱ्याच प्रमाणात ड्रग्ज त्याच्यामध्ये हस्तगत केले, बरेच आरोपी अटक केले. परंतु तो ड्राईव्ह संपल्यानंतर देखील जसं CP सरांचे क्लिअर आणि स्पष्ट आदेश आहेत की जे ऑपरेशन थंडर आहे हे कंटिन्युअस चालत राहणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आपण काल कळमना पोलीस स्टेशनच्या संपूर्ण टीमने एक चांगली आणि मोठी कारवाई केलेली आहे. त्याच्यामध्ये जवळपास आपण 108 किलोग्राम गांजा हस्तगत केलेला आहे. त्याच्यामध्ये 2 व्हेकल्स ज्याच्यामधून हा गांजा आपण हस्तगत केलेला आहे त्या देखील आपण सीज केलेले आहेत. आणि प्राथमिक माहिती अशी आहे की हा जो मुद्देमाल आहे हा ओडिशामधून इकडे आलेला आहे
आणि त्यामध्ये आपण अधिक तपास करत आहोत आणि सध्या आपल्याला अधिकचे 2 आरोपी म्हणजे 2 आरोपी आपले अटक झालेले आहेत आणि अजून 2 आरोपी त्यांचे नाव आपल्याकडे आहेत, त्यांच्यावर आपली टीम काम करत आहेत आणि त्यांनाही लवकरच आपण याच्यामध्ये कस्टडीमध्ये घेणार आहोत आणि त्याचे बॅकवर्ड लिंकेजेस आणि फॉरवर्ड लिंकेजेस काय आहेत त्याचा देखील अधिक तपास करणार आहोत. ओरिसामध्ये किंवा आणखी काही ठिकाणी अशा पद्धतीनं शेतामध्ये अवैध पद्धतीनं उगवल्या जातात गांजा, तिथपर्यंत नागपूर पोलीस पोहोचणार आहे का? कुठे हा उगवल्या गेला किंवा पिकवल्या गेला? अगदी बरोबर, ही क्वांटिटी आहे ही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यांच्या प्राथमिक चौकशीत असं निष्पन्न झालेलं आहे की याच्या आधी देखील त्यांनी असे काम केलेले आहेत. त्यामुळे आपण जे बॅकवर्ड लिंकेजेस आहेत म्हणजे हा जो ड्रग्सचा मुद्देमाल आहे तो नागपूर सिटीपर्यंत कुठून येतो तिथेपर्यंत आपण नक्कीच जाणार आहोत आणि तिथले देखील जे संबंधित आरोपी आहेत त्यांना देखील आपण ताब्यात घेणार आहोत. सर, हा गांजा नागपूरमध्येच येत होता का की कुठे बाहेर जात होता आणि नागपूरमध्ये जे काही याचं रॅकेट आहे त्यांच्या मार्फत हा गांजा पुरवला जातो त्याच्या संदर्भात काही मिळालं? नाही, प्राथमिक माहितीनुसार त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की फक्त नागपूर पुरता मर्यादित नव्हता, तर हा त्यांच्याकडे हा माल आला होता. त्याच्यानंतर ते जे ड्रग पेडलर्स आहेत विविध त्यांना हा सप्लाय करणार होते ही अशी प्राथमिक माहिती आहे. परंतु अजून आपल्याकडे ज्या टेक्निकल डिटेल्स आहेत जसे मोबाईल कॉलच्या डिटेल्स असतील किंवा त्यांच्या मोबाईलचं ॲनालिसिस असेल किंवा जे आपले संशयित आरोपी आहेत किंवा नागपूरमधले एक्झिस्टिंग जे ड्रग पेडलर्स आहेत आपल्या रेकॉर्डवरचं त्यांचं आणि यांचं काय कनेक्शन होतं या सगळ्या गोष्टी अजून आपल्या तपासात चेक होतीलच. त्यानंतर हे सर्व स्पष्ट होईल की हा फक्त नागपूरपुरता मर्यादित होता की बाहेरही इतर ठिकाणी याचा सप्लाय होणार नाही. ओरिसातून येत असेल तर DRI इंटेलिजन्सनी काही वर्षांमध्ये कारवाया केलेल्या आहे. नक्षली करता हा सगळा गांजा विक्रीच्या एक मॉडेल ऑपरेंटी जशी असते तसं काही आहे का आणि त्या लिंकमधनं काही आहे? नाही, आता सध्या तरी प्राथमिक चौकशीमध्ये अजून असं निष्पन्न झालेलं नाहीये म्हणजे याच्यामध्ये काही नक्सल लिंक आहे किंवा कसं. मी जसं सांगितलं की आपल्याकडे त्यांचे मोबाईल्स देखील आहेत आणि काही 2 संशयित आरोपींची नावं देखील आहेत की जे रेकॉर्डवरचे आरोपी आहेत. त्याच्यामुळे या सर्वांचा आपण एकत्रित तपास केल्यानंतर हे इतर अँगल आहेत की त्याच्यामध्ये असू शकतो का तो अँगल ते देखील आपण चेक करणार आहोत. सुनीता जानकडे तुमच्या ताब्यात आहे तिचं देशामध्ये काही आढळलेला का अशी माहिती आहे की तिच्या मोबाईल्समध्ये काही ॲप होते ज्या पाकिस्तानी ॲप असं काय होतं का? कि कंजम्पशन करने वालों की भी संख्या है. यस, वहाँ पे डिमांड है इसलिए सप्लाई हो रहा है. तो लेकिन हमने ऑलमोस्ट इंटायर नागपुर सिटी में जो ऑपरेशन थंडर है उसके तहत हम डेली कंजम्पशन की कार्रवाई भी करते हैं. इसमें जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको लाके उनकी मेडिकल टेस्ट की जाती है, उनको लीगल NDPS एक्ट की तहत भी उन पर कार्रवाई की जाती है. और इसमें जो कंजम्पशन करने वाले होते हैं उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेके बेचने वाले जो है मतलब ड्रग पेडलर्स जो है उन तक भी पहुंचते हैं. जोन 5 में हमने 4 केसेस ऐसे किए कि कंजम्पशन की केस की उसके बाद हम पोजेशन वाले तक पहुंचे. थँक्यू सर, थँक्यू. और अब अगली खबर, गिट्टी खदान पुलिस की कार्रवाई, बंदूक लेकर घूम रहे आरोपी को किया गिरफ्तार. नागपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के तहत गिट्टी खदान पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए बंदूक लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर नागरिकों में विश्वास और भी मजबूत हुआ. पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है. सूचना के आधार पर गिट्टी खदान थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा. तलाशी के दौरान उसके पास एक देसी बंदूक बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी बंदूक लेकर कहां और किस उद्देश्य से जा रहा था तथा उसके अन्य किसी आपराधिक नेटवर्क से संबंध है या नहीं. गिट्टी खदान पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि शहर में अवैध हथियारों और आपराधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. तो इधर से इधर नंबर है. हाँ जी, मेरा नाम भी विशाल है ना, तो हमारा नंबर से वही एक के बाद
रोशन द पिक्चर। पीछे सिंघल सर के मार्गदर्शन में पुलिस पूरे नागपुर शहर में रिकॉर्ड पे के जो आरोपी है उनकी सर्च मुहिम शुरू है। उसके अंतर्गत हमें जो आदेश प्राप्त है उसी हिसाब से हम पुलिस थाना गिट्टीदान परिसर में आरोपियों का शोध मुहिम कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दरमियान हमें जो गोपनीय जानकारी मिली कि फुटाला तला परिसर में एक इसम जो है वो मोपेड पे रिवॉल्वर लेके घूम रहा है। प्राप्त जानकारी के हिसाब से हमने फुटाला तला में उसको जब ढूंढा तो हमें फुटाला तला के सोनू की टपरी के पास में वो इसम मिला। उसे हमने पुलिस स्टाफ के और पंचों के समक्ष उसको कस्टडी में लिया। उसकी गाड़ी की जब झड़ती ली तो उसकी गाड़ी में हमें एक देशी बनावटी का पिस्टल और एक जिंदा राउंड मिला है। हमने उससे पूछताछ कर वो राउंड देसी का बनावटी का पिस्टल और वो मोपेड गाड़ी जो है वो उससे बरामद कर ली है और पुलिस थाना गिट्टीदान में सेक्शन 3/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। आगे का तब इन्वेस्टिगेशन शुरू है और ये कार्रवाई जो है ये माननीय पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल सर, माननीय ज्वाइंट सीपी सर नवीन चंद्र रेड्डी सर, एडिशनल सीपी सर नॉर्थ रीजन दाभाड़े सर, हमारे डीसीपी सर राहुल मदने सर और हमारे जो एसीपी मैडम है सुनीता मिश्रा मैडम, इनके मार्गदर्शन में और हमारे सीनियर पीआई देशपांडे सर, इनके डायरेक्शंस के अनुसार हमने पुलिस स्टाफ की मदद से कार्रवाई की। माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल सर यांच्या पुढाकाराने सध्या स्थितीत नागपूर शहरमध्ये सर्व रेकॉर्डवरील गुन्हेगार यांच्या शोध मोहीमचा आणि त्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणं सुरू आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही काल दिनांक 3 जून 2025 रोजी पोलीस ठाणे परिसरामध्ये आरोपितांचा नियमितप्रमाणे चेकिंग आणि शोध मोहीम सुरू होती। पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की फुटाळा तला परिसरामध्ये एक इसम जो आहे तो देशी बनावटीचा पिस्टल कॅरी करून मोपेडवरती फिरतोय म्हणून त्या मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आम्ही पोलीस स्टाफसह फुटाळा तला परिसरामध्ये शोध घेतला असता सोनूची पानटपरी परिसराच्या जवळ आम्हाला तो इसम मिळून आला। पंचांच्या आणि पोलीस स्टाफच्या मदतीने आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेतली असता त्याच्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये आम्हाला एक देशी बनावटीचा पिस्टल आणि एक जिवंत काडतूस मिळून आलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही ते सगळं त्याला विचारपूस करून ताब्यात घेतलं आणि त्याच्या विरुद्ध पोलीस ठाणे गिट्टीदान येथे 3/25 भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा नोंद केलेला आहे। तपास सुरू आहे आणि सदरची कारवाई जी आहे ती माननीय पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल सर, माननीय जॉइंट सीपी सर नवीन चंद्र रेड्डी सर, अप्पर पोलीस आयुक्त उत्तर विभाग दाभाडे सर, आमचे पोलीस उपायुक्त झोन परिमंडळ क्रमांक 2 राहुल मदने सर, आमचे एसीपी मॅडम सुनीता मिश्रा मॅडम आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देशपांडे सर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही ही कारवाई केलेली आहे। और अब अगली खबर, हुडकेश्वर पुलिस की कार्रवाई, गांजा रखने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। नागपुर शहर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गांजा रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से इलाके में गांजा लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर हुडकेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से निषिद्ध मात्रा में गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आरोपी ये मादक पदार्थ कहां से लाया था और किन लोगों को इसकी आपूर्ति करने वाला था। हुडकेश्वर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ठीक है, धीरे 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 भैया
और अब अगली खबर। पत्रकार परिषद में बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने व भंते विनायचार्य की रिहाई की जोरदार मांग, आंदोलन की चेतावनी। दरअसल बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने और भंते विनायचार्य की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर आज राजधानी में एक अहम पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। परिषद में देश भर से विभिन्न बौद्ध, बहुजन और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एकमत से एक कानून को संविधान विरोधी बताते हुए तत्काल रद्द करने की मांग की। परिषद में वक्ताओं ने याद दिलाया कि 11 मई 2015 को बिहार के बोधगया में देश भर के बौद्ध जन एकत्रित हुए थे और बौद्ध धर्म के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की थी। उसी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाते हुए पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध दर्ज किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बीटीएमसी एक्ट 1949 के तहत सरकार द्वारा बौद्ध धर्म स्थलों और विहारों पर अनुसूचित नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे बौद्ध समाज की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भंते विनायचार्य को शांतिपूर्ण आंदोलन और धार्मिक मुद्दों पर बोलने के कारण गिरफ्तार किया गया, जो लोकतंत्र के मूल अधिकारों का हनन है। साथियों, आज न्यूज चैनल से, अखबारों से और सोशल मीडिया से सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर भगंत वेद हर्ष पत्रकार परिषद में मार्गदर्शन करेंगे और सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय सह प्रभारी माननीय प्रोफेसर PS अस्ते जी, माननीय मनोज लोहे सर, भारत मुक्ति मोर्चा के विदर्भ संयोजक, साथ ही माननीय पुष्पांजलि भगत मैडम, प्रवक्ता बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। के लोगों को बदनाम करने के लिए बीटीएमसी के द्वारा साजिश की गई है। वहाँ पर एक डॉक्टर है सुजीत मिश्रा नाम का, और जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है संजय मिश्रा, इन लोगों की 11 तारीख के बीटीएमसी में मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद वहाँ पर जो राज्यपाल गवर्नर बुद्ध जयंती के लिए संबोधन के लिए आता है, उन्होंने प्लानिंग के तहत संन्यासी घुसाए और बुद्ध रूप की तरफ पीट करके इन लोगों ने वो सन्यासी के द्वारा पूजा की और वो वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो जैसा ही वायरल हुआ, वहाँ की तरह एक खबर बोध गया में फैली। मुझे भी फोन आए, मैं भी हल्का पक्का रह गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने के नाते मेरे मम्मी ने बोला कि आप चलो, अगर वह मैं रहता तो बहुत बड़ा काम होता, गोली मार होती, कुछ ना कुछ होता। फिर भी महाराष्ट्र की महिला का धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की महिला ने संघर्ष किया, विरोध किया, और विरोध होने के बाद काफी लोग आए और उसके लिए विनय चेहरा को बुलाया गया और विनय चेहरा समझाने के लिए आए। इसके पूर्व जो आंदोलनकारी प्रज्ञाशील थे, आकाश रामा थे, हमारी महिला वहां पर गई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे? आकाश रामा के शब्द थे कि महासेना है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए है, मैं कुछ नहीं आऊंगा। लेकिन आकाश रामा के कहने से कुछ नहीं हुआ। विनय चारा आया और विनय चारा को वहां पर कुछ लोग उल्टे सुजीत मिश्रा और बीटीएमसी के द्वारा ये हल्ला करना और महाराष्ट्र के लोगों को नाम करने का और अंदर करने का पूरा प्लानिंग था। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने शांत किया और हमारे जैसे लोगों ने 2 महीने से शांत वातावरण पूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया। इसीलिए आकाश लामा के ही तहत, प्रज्ञाशील के तहत सारे ग्रुप है अभी भी मीडिया में। सुशील पाल भत्ते रात के 11 बजे बैठकर एफआईआर किया, उनको समझाया गया और 3 बार रिपोर्ट
गलत होने के बाद पुलिस ने समझाया कि ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ। ये सब होने के बाद रात के 2 बजे विनय चारा बच्चे जी को अरेस्ट किया गया और उस वक्त रात के 3:30 बजे जब मुझे फोन आया तो वहाँ पे भी सारे फोन स्विच ऑफ थे। पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही थी। लगातार 24 घंटे के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन के कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। जब हम कोर्ट में वकील लगाए, आज भी हमारे वकील सुबोध कुमार वकील लगे हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वकील लगे। अगर आप वकील लगाते तो 4-5 दिन बीटीएमसी सॉरी इकबा यूनिवर्सिटी में धरना नहीं करते, उसी वक्त जाते और हमारा क्रांतिकारी विश्व आंदोलन बाद में करते तो आपकी सच्चाई नजर आती। इतना ही नहीं, बीटीएमसी भ्रष्टाचार पर आंदोलन हो रहा था। कोई विधायक चिल्ला रहे थे कि आंदोलन भ्रष्टाचारी का बंद करेंगे। जैसे बीटीएमसी के लोगों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने बीटीएमसी में मीटिंग करके इसको तगड़ी रकम की व्यवस्था की तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म करके आंदोलन को ही मुद्दा बनाकर आंदोलन चलता रहा। इस तरह की आज तक की खबर है। मैं बोधगया से आया हूँ, कल मुझे पता चला कि आकाश रामा जी ने यहाँ पर एक सभा ली है और सभा ली अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि मैं पत्रकार को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। 5 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और यही आकाश रामा ने राजेंद्र पाल गौतम वकील को, कुछ कार्यकर्ताओं को बताया था कि आप जाओ, मैं पैसा दूंगा और ये मीटिंग लगाओ। लेकिन मुझे जानकारी हुई कि अभी आकाश रामा वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर पत्रकार द्वारा घोषणा की, बैनर में घोषणा की कि ये जो धरना प्रदर्शन होगा और 2 दिन की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में भिक्षु संघ को और उपासक को, जो जानकार है, वरिष्ठ राजकीय नेताओं को एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर ये आंदोलन लड़ा जाएगा। इसीलिए आकाश रामा ने सुना कि जैसे कोर कमेटी बैठेगी तो मेरा कोर कमेटी में तो मेरा पालिका जो काम है मेरा नहीं रहेगा। इसी डर के कारण भारतीय बौद्ध महासभा कुछ लोग नागपुर में, मुंबई में और आज भोपाल में उनका सभा है। मैं आप सभी को ये सच्चाई बिल्कुल एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ और इतनी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, परफेक्ट 100% मेरे पास प्रूफ है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, जहाँ पर वहाँ पर घोषणा की जाएगी और किस तरह से आंदोलन किया जाएगा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन प्रसाद जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत जल्द अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले हम बिहार सरकार पर प्रभाव डालेंगे। मैंने घोषणा की है नीतीश सरकार को अगर 1 महीने के अंदर जो बीटीएमसी में 20 साल से माउंटिंग चीफ मेंबर रखे हुए उसको हटाया नहीं जाएगा तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के द्वारा काल चक्र मैदान में लाखों की संख्या में बिहार के मतदार इकट्ठा करके बिहार सरकार को गिराने का काम करेंगे। ऐसा मैंने घोषणा किया। फिर मैं पुनः एक बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से जैसे ही विनय चारा जेल से रिहा होता है तो नागपुर की धरती पर उनके संग्राम में बहुत बड़ी व्यापक सभा होगी और उस सभा में उसका सम्मान होगा और सच्चाई और झूठ उसके सामने से भी जनता को सुनने को मिलेगा। इसी आशा भावना के साथ आज सबको मैंने यहाँ पर बुलाया है। आपने मेरी बात सुनी है, आपके मन में भी जो कुछ सवाल है। उपस्थित सभी संसमान मीडिया के जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल मीडिया, सभी पत्रकारों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के पत्रकार परिषद बुलाने का उद्देश्य एक बात तो इतना ही है और आप लोगों को पता भी है कि वर्तमान में बोधगया माभूति मावया अर्थात बोधगया माभूति मावया मंदिर 1949 को निरस्त करने के संदर्भ में लगभग 2-3 माह से आंदोलन बोधगया में चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं वास्तविक बोधगया में रहता हूँ और बोधगया की स्थिति को जानता हूँ। मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि आंदोलन के हम विरोध में नहीं आए। माभूति मावया बौद्धों को मिलना चाहिए, 1949 का यह रद्द होना चाहिए और मोहम्मद बौद्धों का होना चाहिए। इस
इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, लेकिन आंदोलन का जो नेतृत्व था, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनको मात्र संदेह था 1949 के एक्ट को रद्द करने के लिए 92 में आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन 5 लोगों से तो 5 लाख लोगों का हुआ। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हमने पूरे भारत में गाड़ी के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बुद्ध गया के पावन धरती पर 5-5 लाख लोगों को इकट्ठा देखा। पटना में आंदोलन देखा, दिल्ली में आंदोलन देखा, लेकिन लालू सरकार ने इस 4 आंदोलनकारियों को बीटीएमसी में मेंबर बनाया, जिसमें भक्ति प्रज्ञाशील थे, भक्ति आनंदी थे, भक्ति ससाई थे और भक्ति ज्ञानेश्वर जी थे। उस वक्त मैं उस आंदोलन का ज्यादा प्रभावी कोई पद अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे सुझाव के कारण मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि आप मेंबरशिप स्वीकार मत कीजिए। हमारी लड़ाई 1949 के एक्ट को रद्द करने की है। अगर उसमें हम लोग बैठ जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो 6 साल के लिए प्रज्ञाशील को सचिव बनाया और माइनॉरिटी का भट्टे जी को, ससाई जी को मेंबर बनाया। ऑटोमेटिक ये आंदोलन समाप्त हुआ। वर्तमान में अभी जो आकाश वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चला, इस आंदोलन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि तो हुई, प्रचार तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन बिहार में सरकार पर इसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर पेंडाल डालकर लगभग 25 से 50 लोग बैठते थे और जो भी लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे, तो निश्चित रूप से हमने देखा कि वो आंदोलन के लिए नहीं आ रहे थे, केवल बुद्ध गया की यात्रा करने के लिए आ रहे थे और वहाँ जाकर सपोर्ट कर रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे। तो गोपनीय विभाग ने जाना और गोपनीय विभाग के माध्यम से बिहार सरकार को मदद, नीतीश सरकार को रिपोर्ट गई कि आंदोलन चलते और धंधे का हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच में एक तरुण नवयुवक भत्ते विनय चारा जो आंदोलन पे आया, वो मुझे मिला, मेरा आशीर्वाद लिया होटल में कि भत्ते जी आप जैसे भत्ते जी क्यों नहीं आते आंदोलन में। तो मैंने 1-2 बार जाकर देखा, लेकिन जिस तरह से मुझे विश्वास चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला कि आंदोलन होना चाहिए। तो ये मेरा आशीर्वाद लेने के बाद विनय चारा भत्ते जी पूरे भारत में घूमा और उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया। 12 तारीख को बुद्ध जयंती थी, 12 लाख लोग बुद्ध जयंती को आना चाहिए। जैसे ही आह्वान हुआ, जगह जगह सभाएं देखी, तो प्रशासन ने इस बात को दखल अंदाज नहीं किया, संज्ञान में लिया और बुद्ध गया में 12 लाख अगर लोग आते हैं तो उसकी रहने की कैसे व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा, बुद्ध गया का वातावरण सब समाप्त हो जाएगा। बिहार सरकार से लेकर गोपनीय विभाग से लेकर गृह मंत्रालय पर हलचल मची। विनय चारा भत्ते जी कौन है? जब विनय चारा भत्ते जी बुद्ध जयंती के पहले 5-6 दिन पहले आया, फिर मुझे मिला और वहाँ पर मिलने के बाद कहा कि भत्ते जी हमको जगह नहीं मिल रही, हम तो क्या किया जाए। तो उधर ही जब प्रोटेस्ट पर जो बैठे थे उसके बाजू में जगह थी, तो वहाँ पर साफ सफाई करके विनय चारा ने करीबन 10,000-20,000 लोग बैठेंगे इतनी व्यवस्था की, कुर्सियाँ बुलाया। लेकिन उसी दिनांक 9 तारीख को आकाश रामा, प्रज्ञाशील भत्ते, चंद्रकांत पाटिल कुछ लोग और एक भत्ते जी नहीं कहूँगा गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति जी, तो सब बैठकर आपस में सुझाव विमर्श किया और 10 तारीख को ना विनय चारा को, ना के राहुल, भत्ते करुणाशील को, जबकि 300 भिक्षु उन्होंने बनाई जीवनधारी और कंटिन्यू खाना खिलाया, कंटिन्यू 500 लोगों को खाना खिलाता था, ऐसा मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को। और कई भी भिक्षु को विश्वास में न लेते हुए शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर आकाश रामा ने आंदोलन की स्थगित घोषणा की। ऐसी स्थगित घोषणा हुई, वैसे भारत के बौद्धों को जो लोग आने वाले थे उनकी निराशा हुई, जो आक्रोश था वो आक्रोश संदेह में बदल गया। हम लोगों का फोन आए कि भत्ते जी आंदोलन में आना कि नहीं आना, लेकिन कुछ लोग, जैसे मुझे लगता है नितिनगंज में 5 बस लेके आया, काफी लोगों ने बस लेके आया, करीबन 10-20 हजार लोग आए। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद
इधर विनय जयराम के राहुल जी फिर पुनः एक बार हमारे साथ चर्चा करके बोले कि बच्चे ने क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि देखिए आंदोलन खत्म होना नहीं चाहिए, आंदोलन अभी कई वर्षों के बाद उठ रहा है, आंदोलन जारी होना चाहिए। आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित की, लेकिन आप लोग अगर बैठना चाहते तो आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने मान लो यदि उस कमेटी में आपको नहीं लेते तो क्या आप उस कमेटी को सहकारी नहीं करेंगे या अपना अलग मोर्चा खोलेंगे? देखिए कौशिक जी, आपके वजह से लोग कह रहे थे कि मैं आंदोलन में नहीं जा रहा, तो विनय चाह रहा और मैं तो आपके सामने आंदोलन में आया। आकाश लामा ने बात तय की, किसी का दोष नहीं, मैं आंदोलन के पक्ष में खड़ा हूँ, चाहे आंदोलन कोई भी हो, लेकिन कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और न्यायपूर्ण तरीका से, और तुम्हारा मांगने का ढंग अच्छा है, मांगने की मांग तुम्हारी जायज है, लेकिन अगर मांगने का ढंग अच्छा नहीं है तो बिहार सरकार में नहीं लेगी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पद मिले या नहीं मिले, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ, बच्चे आनंद जी के साथ से हिस्सा हूँ और कई लोग मुझे। और अब अगली खबर, मोहारी हत्याकांड मामले में पीड़ित देवेंद्र सवालखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की सुरक्षा की मांग, कहा जान को खतरा अब भी बरकरार। भंडारा जिले के मोहारी गांव में 2021 में हुए कुख्यात दोहरे हत्याकांड को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित देवेंद्र सवालखी ने मंगलवार को नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच में गंभीर लापरवाही हुई, जिसे न्यायालय में पेश की गई चार्जशीट में गलत तथ्य दर्शाए गए और 7 आरोपी भी बरी हो गया। देवेंद्र ने प्रेस को बताया कि जब उन्होंने 7 मई 2021 को अपने चाचा द्वारा भतीजे की हत्या होते देखी, तब बीच बचाव के दौरान उनके पति पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देवेंद्र शामराव सवालखी ने मोहारी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि थानेदार की गलती और कमजोर चार्जशीट के चलते अदालत में मामला कमजोर पड़ गया और हाल ही में 7 आरोपी बरी कर दिए गए। देवेंद्र का दावा है कि अदालत में पेश की गई चार्जशीट में तथ्यों से छेड़छाड़ हुई, जिससे आरोपियों को लाभ मिला है। काका तुम मोहारी के रामपुरचे आहे, मोहारी के ये आरोप है। हाँ दीदी, क्या घटना हुई ये थोड़ा बताइए डिटेल। मराठी बोला, मराठी नहीं, हिंदी है। वैसे भी मैं छोड़ दी अपने गाँव, जब से मेरे हस्बैंड को मारे, जैसे घूम के आए तो कुछ दिन बाद हम लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि तुम्हें बच्चे को मारना है, इसलिए हमने छोड़ दी। क्या क्यों धमकी क्यों दे रहे थे, क्या कारण था? मेरे पापा को मारे हैं तो ये बच्चे को भी मारेंगे, जैसे कि चाचा को भी मारेंगे, इन लोग को रखना है कि ये सब खोल रहे थे, इसलिए हमने छोड़ दी। हाँ, कब से नहीं गए तुम अब ये गांव में? 4 साल हो गया हम लोग नहीं गए थे। कुछ कंप्लीट करे ना पुलिस को ऐसे धमकी? सुनते थे वो लोग आते थे, कुछ करते बोलते हैं आपके गाँव में। अब वो टंटा मुक्ति करके बोलते, वहाँ आते थे पुलिस वाले, बोले कि तुम कुछ बोलोगे पुलिस को अंदर कर देंगे हम। हाँ, पुलिस वाले ऐसे अभी आपकी मांग क्या है, क्या चाहिए आपको? बस हमको इंसाफ चाहिए। माझे नाव देवेंद्र शामराव सवालखी आहे। एक काम करा, ते 2 पोरं इकडे बसवा पाठीमागं। ए बेटा तुम्ही लहान मुलांना। नाव देवेंद्र शामराव सवालखी आहे। का घटना आली है, घटनेच्या बारेमध्ये सांगा। 7 मे 2021 रोजी आम्ही सकाळी दोघं भाऊ शेतावर जाण्याकरिता निघालो। 7 आरोपी
ते आले आणि शिवीगाळ करू लागले आम्हा दोघा भावाला. माझे वादविवाद झाले आणि माझ्या भावाच्या डोक्यावर शोभेला उपासून सव्वा लागे त्याने लाठी मारली आणि माझा भाऊ जसा पडला तसा मी आपल्या भावाला वाजवायला धावलो तर माझ्यावर पण मारले. हे आरोपी कोण होते, काऊन हमला केले, कारण का होता? वाद कशामुळे झाला? वाद शेतीचे वादामुळे झाले. ते पुराणी पण रंजिश होती. माझ्या आईला पण 30 वर्षापूर्वी चाकूने मारले होते. शेतीचा वाद काय? विषय वाटणीवरून. आताही बटवाला नाही झाला शेतीचा. शेती एकत्रच आहे. आता तुमचं म्हणणं काय? माझे असे म्हणणे आहे की त्याने पोलीसवाल्यांनी चार्जशीट मध्ये पूर्ण आरटी बनवली. जज साहेबचे तासेरे आहे का पुलिसची चार्जशीट पूर्ण फालती आहे. त्यांच्यामुळे ते 7 आरोपी निर्दोष सुटका झाली. आता ते गावी आले आणि धमकी देत आहे मला तुला पण मारून. तुम्हाला धमकी दिली तर त्या तुम्ही रिपोर्ट दिली का? पोलीस स्टेशनला मी पुष्कळ वेळा कंप्लेंट केली आहे. पोलीसवाल्या त्यांच्यावर ॲक्शन घेत नाही. हे कोणते पोलीस स्टेशन होतं आणि पोलीस आणि PIचं नाव का होतं? राहुल देशपांडे. कुठे? मोहाडी पोलीस लिखितमध्ये दिली का तुम्हाला? रायटिंगमध्ये नाही, तेव्हा दिली होती सर. ते जेव्हा प्रकरण चालू होतं तेव्हा. आता तुम्हाला आता नाही दिले सर. आता मला बोलवले होते ठाणेदारानं. आता तुम्हाला कंप्लेंट द्या आपल्या तुम्हाला त्याच्याकडून निराकरण येत आहे. चुलत भाऊ ते सुटून आले. ते सुटून आले का? हो, सुटून आले. तुम्हाला धमकी देत आहे? हो. तुम्ही पोलिसात तक्रार केलीच नाही का? नाही केली. नेमकं कारण काय आहे? तुम्ही पोलिसात तक्रार का नाही केली? तर पोलीस पासूनच ते निर्दोष सुटका झाली आहे सर. पोलीस तुमच्या यांच्याकडून मिळून आहे का? हो सर, त्यांच्याकडून मिळून आहे. त्यांची सुटका पोलिसांनी काय केली ना, कोर्टाने केली आहे. पोलीसवाल्याने त्यांना बहुत सपोर्ट केले सर. त्या चार्जशीटच ही 2021ची घटना आहे. हो सर. आता 2025 सुरू आहे. हो. नुकतीच त्यांची सुटका झाली. हो. नियमानुसार सुटका झाली. हो. कारण चार्जशीटमध्ये जे दाखवायला पाहिजे होतं ते दाखवलं नाही त्यांना, असा तुमचा आरोप आहे. म्हणजे पोलिसांनी चुकीची चार्जशीट जाहीर केली असं म्हणणं आहे का? हो सर. 6 लोकांनी सर लाख्या होत्या. त्या एकाची तलवार होती सर. ते 6 लाख्यामधून 3च लाख्या जमा केल्या सर. ते पण नाही तर सर 6 इंचच्या लाख्या होत्या, 2-3 इंचच्या लाख्या जमा केल्या सर. न एक तलवार मोठी होती सर. ते पण लहानच जमा केली सर. 7 लोक कोण होते? हे नाव काय? पहिला आरोपी सर सोगेराल उपासून सव्वा लागे. दुसरा शिवा उपासून सव्वा लागे. तिसरा बापूलाल उपासून सव्वा लागे. चौथा गेंदलाल जळकर सव्वा लागे. 5वा दुर्गाप्रसाद शिवा सव्वा लागे. विनोद झलकन सव्वा लागे. बलिराम बापूलाल सव्वा लागे. आता का धमकी देत आहे? आता तुम्ही गावाला जाता तर का धमकी देत आहे? शेतीचा काय मॅटर आहे तुमचा? की त्याला किती शेती देणार होते आणि तुम्हाला किती येणार होते? तर ते 30 वर्षापूर्वीचा मेटर आहे. त्यांनी 14 एकरचा प्लॉट होता. त्यांनी 9 एकर घेतली होती. आम्हाला 5 एकर दिली होती. त्याच्यापासून वाद चालू झाला. तिथं माझ्या आईनं तहसीलला तक्रार केली होती सर 1995 मध्ये. तर माझ्या आईला चाकूने मारली होती सर. तेव्हा पण त्यांना काहीच नाही झालं सर. म्हणजे त्यांचा अर्थ असा आहे, त्यांचं म्हणणं असं तुम्हाला शेती नाही द्यायची. पूर्ण शेती त्यांना पाहिजे होती. हो. तुम्हाला काय अपेक्षा आहे पत्रकारांकडून? तर मला न्याय नाही मिळला तर न्याय पाहिजे. तुम्ही ठाण्यात गेलेच नाही ना, आणखी तक्रारच नाही केली तर आम्ही काय करणार? तक्रार करते तुम्ही आहे. मला अगोदर जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये अवलंबून नाही. पोलीस स्टेशनकडे जाऊ आम्ही नाही करू शकत नाही. हे तुम्ही करणार. केवळ मागणी केल्याने नाही होणार ना. SP कडे जाता है. क्या किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये पूरी घटना की कारण बताइए, वो क्या मांग है? खेती का मसला है सर.
एक ईशे पटवाला जे बोलते ना त्या ईशे वाटेवर बात करतात वादामध्ये त्या लोकांनी टाकलं त्यांनी करून आले 7 लोकांनी काटे घेऊन आले होते 6 लोकांकडे काट्या होता जे एका व्यक्तीकडे तलवार होती त्याच्या 6 पैकी एका व्यक्तीनं रवींद्र चव्हाणला ती डोक्यावर काठी मारली रवींद्र चव्हाणला ती खाली पडल्यानंतर उडवली 5 लोकांनी सुद्धा काट्या मारला त्याच्या तो जमिनीवर रक्ताने प्रगडत पडला त्यानंतर त्याला वाचवायला त्याचे भाऊ धावला माझ्या अंतरावर होता त्याला वाचवायला धावला याच्यावर सुद्धा त्याच्या हातात तलवार होती त्या तलवारवाल्या व्यक्तीने त्याच्यावर सुद्धा वार केला त्याची तलवार चुकवला कटाला तिथून निघून गेला त्यानंतर तो स्वतःच्या फक्त आरोपीने त्या लोकांना मारल्यानंतर आरोपी निघून गेले तिथून आरोपी निघाल्यानंतर हा त्या ठिकाणी पळाल्यानंतर पुन्हा आला व्यक्ती आपल्या भावाला पाहावी त्या भाऊ रक्ताच्या झाडात पडलेला होता त्यांनी गावातल्या व्यक्तीला फोन केलं आणि त्याची 4 व्हीलर बोलावली आणि त्या 4 व्हीलरमध्ये त्याला खंडारा दवाखान्यामध्ये गेली दवाखान्यात गेल्यानंतर डॉक्टरने त्याला पुरुष घोषित केलं असं प्रकरण झालं मग त्यानंतर पोलीस लोकांनी जी चार्जशीट तयार केली ते चार्जशीटमध्ये खूप गोड झाला का गोड झाला गोड काय म्हणजे ज्या लाठ्यांनी मारला त्या लाठ्या जमा नाही केल्या ज्या तलवारनी उपयोग या तलवारचा वापर केला तलवार नाही जमा करण्यासाठी सदर विषयाला आम्ही माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे भेट घेतो आणि तक्रार सुद्धा केली पोलीस अधीक्षक साहेबांनी रिपीट आम्हाला बयान नोंदवायला सांगितलं रिपीट बयान सुद्धा नोंदवलाय त्यातील आहे आणि पोलीस लोकांना असे हे वेळोवेळी या लोकांना धमकी मिळत ना पोलीस लोकांना याची आम्ही माहिती दिला तर त्यांनी FIR दाखल केली नाही आणि वेळोवेळी त्याची माहिती करत गेलो आणि मर्डरच्या काय 8-8:30च्या अंदाजामध्ये उजेडच होता म्हणजे उजेडाची घटना आहे 8-8:30 उजेडात सकाळच्या 8:30 अधिकारी हे आरोपी पोलीस अरेस्ट झाले की आरोपी हो पोलिसाला पोलीस स्वतः जाऊन माहिती दिली लोकांनी आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असताना सुद्धा मान्य न्यायालयाने याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता पोलिसांनी जो घोळ केला त्या घोळच्या आधाराने त्यांना निर्दोष सोडला म्हणजे चौकशी बरोबर केली नाही चौकशी बरोबर नाही केली ना आणि प्रत्येक साक्षीदार होते ना घटनेचे साक्षीदार साक्षीदाराला कुठेही विचारत नाही घेतला आणि त्याच्या धाकाला त्यांच्या दहशत त्या लोकांची दहशत पुढे त्याच्या पत्नीने गाव सोडला आणि त्याच्या भाऊ सुद्धा गाव सोडला बाहेर गावी राहायला लागला ती बाहेर राहायला गेली आई त्याच्यासमोर राहत आता तुम्ही गावाला येते का धमकी देते का देत एक पूर्वी धमकी देते तर तो एक तो मेरा हमारे यहाँ से निकल गया तो इसका भी काम करते हो जाता तुम्हारा कोण क्या करते असे म्हणजे पूर्वी धमकी होतात म्हणजे आज भी तुम्ही गेलं तर आता भी धमकी देते का आता इतके माहीत नाही देते म्हणतात आता याच्या म्हणतात देते म्हणतात पण पूर्वी येतो त्या गेट सापडला हा जे सापडला असतो तर आम्ही निर्दोष होतो आमचा कृपा केला तुम्ही PI कंप्लीट केला होता का आता धमकी दिला होता हो PI सुद्धा ऐकायला तयार होतो कोणते PI ने ऐकत हो का SP ला काही SP साहेबांना ते चार्जशीटमध्ये घोळ झाला आहे तसे निदर्शन आणून दिला त्यानंतर SP ने माझ्याला आमच्या पुढे फोनवर सांगितलं की यांची डबल बयान नाही का पुरवणी बयान लावून तोंडातून सांगतात पुरवणी बयान झालेलं आहे आणि साक्षीदार जे सांगतात त्या साक्षीदाराप्रमाणे चार्जशीटला बयान नाही आहेत त्यांचे तुम्ही काही वकील केला होता हो वकील केलं होतं वकीलने काय जबाब केला वकीलला काही केलं वकील हो आता तुमची मांग काय ज्या लोकांनी दोष केला त्या दोषीला शिक्षा व्हायला पाहिजे ना त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे त्यांना दोषी ठरवून त्यांच्या कायद्यावर त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे हे पुरा मामला कायचा आहे पुरा हा म्हणजे हे शेती मागं तुम्ही शिण्याची शेती आजही कुणाचे प्रतिसंबंध झाला हे वापरत तर नाही वापरत विषय वाटते हा देणारा कोण होते विषय वाटते त्यांनी त्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे रद्द करायला पाहिजे आणि विषय वाटते की मागणी करायला पाहिजे ना अधिकाऱ्याच्या ये अधिकार त्यांच्या ये हिचा हा कसा देईल विषय वाटण्यासाठी विस्तार आहे कायद्याचे मार्ग आहेत तुम्ही कायद्याने घ्या ठीक आहे ना मार्ग नाही समजलं और अब अगली खबर सुनीता जामगढ़ी को कारगिल ले जाने का लद्दाख पुलिस के आवेदन पर कल होगा सत्र न्यायालय का फैसला।
नागपुर सत्र न्यायालय में चल रही एक अहम सुनवाई के तहत सुनीता जामगढ़ी को आगे की जांच के लिए लद्दाख के कारगिल ले जाने के संबंध में दायर आवेदन पर कल फैसला सुनाया जाएगा। कानूनी सूत्रों के अनुसार आज अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके चलते निर्णय को एक दिन के लिए टाल दिया गया। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख पुलिस ने नागपुर अदालत में प्रोटेक्शन वारंट पेश किया है और सुनीता जामगढ़ी को ट्रांजिट रिमांड पर कारगिल ले जाने के लिए औपचारिक आवेदन दायर किया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय बुधवार को दिया जाएगा। मागे देखील याच्यावर एक ब्रीफ आपल्या सर्वांना दिली होती। त्याच्यामध्ये महिला आरोपी आपल्या ताब्यात आहेत। 2 तारखेपर्यंत त्यांच्या पोलीस कस्टडी होती, त्याच्यानंतर आता सध्या ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये आहेत। त्यांच्या एकंदरीत तपासात आतापर्यंत असं आढळून आलेलं आहे की त्यांनी सोशल मीडियावरती पाकिस्तानी नागरिकांसोबत चॅटिंग केलेली दिसलेली आहे। त्या चॅटिंगमध्ये सुरुवातीला बिझनेस करायचा आहे या अनुषंगाने सुरू झालेली आहे आणि ओव्हर दी टाईम मग नंतर ते पूर्ण वेगळ्या प्रकारची चॅटिंग आपल्याला आढळून आलेली आहे। तो एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की पाकिस्तानी नागरिकांसोबत काही संबंध होता का, तर त्या सोशल मीडिया चॅटिंगमधून दिसून येत आहे की त्यांची चॅटिंग झालेली आहे। दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यात होता की त्यांनी बॉर्डर कशी क्रॉस केली। त्यामध्ये एक महत्त्वाची अपडेट अशी आहे की जे कारगिल पोलीस आहेत, जिथे 14 मे रोजी LOC क्रॉस करण्यात आलेली होती प्राथमिक माहितीनुसार, तर कारगिल पोलिसांनी देखील त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामध्ये त्यांचा जो स्थानिक स्पेशल ॲक्ट आहे की त्याच्यामध्ये नॅशनल सिक्युरिटी किंवा सॉव्हरेंटी याचा विषय आहे, त्यांचा स्पेशल ॲक्ट आहे, त्याचे देखील सेक्शन्स लावण्यात आलेले आहेत। तसेच पासपोर्ट ॲक्टचे सेक्शन देखील त्याच्यात अप्लाय करण्यात आलेले आहे आणि कारगिल पोलिसांची टीम सध्या आपल्याकडे नागपूरमध्ये आहे। त्यांनी प्राथमिक चौकशी देखील केलेली आहे महिला आरोपीची आणि त्यामध्ये आता त्यांनाही कस्टडी पाहिजे आहे त्याची, तर त्याच्यामध्ये जी लिगल प्रोसिजर आहे ती आपण करून घेत आहोत। सर, तिला कोणी मदत केली होती का LOC पार करताना? हे तुमच्या तपासात काही समोर आलेलं आहे का की तिला लोकल कोणी मदत केली आणि तिचा मोबाईल तुम्ही फॉरेन्सिकसाठी दिला तर त्याच्यातून काही गोष्टी समोर आल्या आहेत? त्या मोबाईलच्या फॉरेन्सिक्समध्ये मी जसं सांगितलं की ते आपल्याला सोशल मीडियावरच्या काही चॅटिंग्स मिळून आलेल्या आहेत आणि त्या महिलेला बॉर्डर क्रॉस करण्यासाठी लोकल काही मदत झाली का, आता आपली टीम अजून आत्तापर्यंत कारगिलमध्ये गेलेली नाही आहे। आपण कारगिल पोलिसांच्या कंटिन्युअस टचमध्ये आहोत, त्यांच्याकडून अधिकची माहिती घेत आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्याच जागांची नावं क्लिअर झालेली आहेत आणि त्या महिलेने कुठून बॉर्डर क्रॉस केलेली होती हे देखील क्लिअर झालेलं आहे। परंतु आता कारगिल पोलीस त्यांना कस्टडीमध्ये घेणार आहेत, तर त्यानंतर या गोष्टी स्पष्ट होतील की तिथे लोकल त्यांना काही सपोर्ट मिळालेला आहे। आपल्याला एक अशी त्यांच्या स्टेटमेंटमधून माहिती मिळाली होती की त्यांनी श्रीनगरपासून तर कारगिलपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही लोकल लोकांची मदत घेतली होती, लिफ्ट मागून त्या तिथे पोहोचल्या होत्या आणि आपण त्यांच्या मुलाला देखील त्याच्यामध्ये एक विचारपूस केलेली आहे। त्यांनी देखील ही जी माहिती आहे ही खरी आहे असं सांगितलेलं आहे आपल्याला की त्यांनी लिफ्ट घेतली होती। तो जो व्यक्ती होता तिथला त्याचं नाव वगैरे आयडेंटिफाय झालेलं आहे। ते संबंधित पोलीस जे आहेत तिथे श्रीनगर पोलीस असतील त्यांना आपण ते कळवलेलं आहे। त्यांनी देखील त्याची विचारपूस करण्यासाठी त्याला ताब्यात घेणार आहेत। ते आतापर्यंत त्यांना ते मिळालेले नाही आहेत, त्याच्यानंतर त्या गोष्टी क्लिअर होतील की त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे। धर्मगुरू जी थेअरी होती त्यात काय झालं पुढं, ते ख्रिश्चन धर्मगुरू जे थेअरी पहिले आली होती त्याच्यात काय पुढं निघालं, ते खोटं होतं, बनाव होता, ती थेअरी पण पुढे आणली होती? नाही, त्या प्राथमिक आपल्या तपासात असं निष्पन्न झालेलं आहे की त्यांच्या तिथे चॅटिंग झालेली होती। पाकिस्तानातील काही व्यक्ती ज्या पास्टर म्हणून काम करतात आणि त्यांच्या चॅटिंगमध्ये प्रामुख्याने की पाकिस्तानात कसं जायचं अशा प्रकारची एक चॅटिंग झालेली होती। त्याच्या पलीकडे त्या चॅटिंगमधून दुसरं काही निष्पन्न झालेलं नाही। सर, काही पैशाची मदत वगैरे होत होती का झाली त्यांच्या मदरला या ब्रदर सोबत काही पोलिसांचं काही इंटरॅक्शन या त्यांची तपासणी झालेली? आपण संबंधित महिला आरोपी जे आहेत त्यांच्या संबंधित जितके व्यक्ती आहेत त्या सर्वांचे स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड केलेले आहेत, परंतु यामध्ये एक गोष्ट असं निष्पन्न होत आहे की त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांसोबत जे रिलेटिव्ज असतील, मित्र असतील, यांच्यासोबत खूप जास्त माहिती शेअर केलेली नाही आहे। त्यांच्या मुलाला खूप जास्त प्रमाणात माहिती होती सर्व दिनचर्या, कारण तो सोबत असल्यामुळे, तर त्यांच्याकडून आपल्याला काही माहिती मिळालेली आहे मुलाकडून, परंतु त्या महिलेने जे सांगितलं त्याच पद्धतीची ती माहिती आहे। यामध्ये आता कारगिल पोलिसांचा जो तपास आहे की तिथे स्थानिक काही मदत झालेली की त्याच्यातून काही गोष्टी नक्कीच क्लिअर होतील। पडणा पोलीस पथकांनी सर 9 वर्षापासून एका फरार आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश मिळालेलं आहे, काय नेमकं माहिती आहे?
ती देखील एक प्राथमिक माहिती आहे आपल्याकडे चॅटिंगमध्ये, की मी जसं सांगितलं की सुरुवातीला ही चॅटिंग झालेली आहे ती बिझनेस अनुषंगाने झालेली आहे. ते क्रिस्टल जेम्स स्टोन्स असतात तर त्या अनुषंगाने झालेली आहे. परंतु त्या चॅटिंगचा जर पूर्णपणे विचार केला तर त्यांना असं निष्पन्न होत नाही की तो बिझनेस अनुषंगाने झालेली असेल. इट वॉज जस्ट टू क्रॅक दी डिस्कशन विथ दी अदर पर्सन. त्याच्यामुळे त्यांनी ते बिझनेसचा एक विषय घेऊन ते चॅटिंग सुरू केली होती, परंतु त्यानंतर बिझनेसचं काही त्याच्यामध्ये नाही. एलओसी क्रॉस करून ती बरेच दिवस पाकिस्तानमध्ये पण होती. त्याच्यात तिचे जे संयंत्र होते म्हणजे मोबाईल असो किंवा इतर काही गोष्टी असो ते सुद्धा इथेही कोणी काही हाताळलेले राहू शकतात, काही मालवेअर्स टाकलेले राहू शकतात. नेमकं काय तपासात आढळून आलं आणि काय काळजी पोलीस विभागाकडून आतापर्यंत त्या मोबाईल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये वापरण्यात आणि इतर गोष्टी? अगदी बरोबर आहे, कारण ज्यावेळेस ही घटना घडलेली आहे त्यावेळेस इंडिया आणि पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये अत्यंत तणावाचं वातावरण होतं आणि त्या काळात म्हणजे जवळपास 9 दिवस ही महिला जी आहे ती पाकिस्तानी एजन्सीच्या ताब्यात होती. तर त्यामुळे आपल्याला आधीपासूनच एक संशय होता की मोबाईल त्यांनी जो परत केलेला आहे त्यामध्ये काही स्पायवेअर किंवा मालवेअर असं काही इन्स्टॉल केलेलं असू शकतं का. त्यामुळे आपण सायबर एक्सपर्ट्सच्या मदतीनेच मोबाईलची सर्व ॲनालिसिस केलेली आहे. त्यामध्ये काही सस्पिशियस ॲप्स आहेत, परंतु त्यांची ओरिजिन काय आहे, वेदर इट वॉज इन्स्टॉल्ड बाय पाकिस्तानी एजन्सीज ऑर नॉट, हे आत्तापर्यंत क्लिअर झालेलं नाही आहे. कारण बऱ्याचदा आजकाल आपण गेम्स इन्स्टॉल करतो, बरेच ॲप्स इन्स्टॉल करतो, तर ते अजून आपलं ते फॉरेन्सिक्स ॲनालिसिसमध्ये ते क्लिअर होईल. सविनविषयी माहिती दिली का? सस्पेशियस हे जे ॲप्स आहे किती नंबर्समध्ये आहे, कोणत्या प्रकारचे आहे, कशाकरता वापर होत असावा, कोणत्या फाईल्स आहे? नाही, ते अगदी ड्युबियस नावाने ते ॲप आहे, त्याच्यामुळे ते कुठल्या प्रकारासाठी ते वापरले जाऊ शकतात हे सांगणं आत्ता क्लिअर होणार नाही. ते आपल्या फॉरेन्सिक्सच्या ॲनालिसिसमध्येच क्लिअर. नंबर ऑफ ॲप्स किती होते? 2 ॲप. संदेशील माहिती तिने दिली का? संपूर्ण याच्यात या संपर्कात ज्या 2 व्यक्तींच्या संपर्कात ती होती ते भारताबद्दल आपल्या राज्य महाराष्ट्र राज्याबद्दल असेल किंवा नागपूरबद्दल असेल की इतर राज्याबद्दल ती चॅटिंगमध्ये संदेशील माहिती दिली का तिने? नाही, त्यांनी आपल्याला जी माहिती दिली आहे त्या महिला आरोपीचे आपण स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड केले. त्यांच्या माहितीनुसार त्यांनी कुठलीही संवेदनशील माहिती कुठे शेअर केलेली नाही किंवा मोबाईल आपण जे ॲनालिसिस केलेली आहे त्याच्यामध्ये देखील आतापर्यंत असं संवेदनशील ठिकाणांची माहिती शेअर केली असेल असं कुठल्याही प्रकारे निष्पन्न झालेलं नाही. NIA या प्रकरणामध्ये केव्हा येणार आहे? NIA कडे हा तपास संदर्भात काही हालचाली सुरू आहे? हो, आपण NIA मुंबई यांच्या टीमने आपल्याला कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. त्यांचे काही बेसिक क्वेश्चनायर्स असतात की त्याच्यामध्ये ते स्टेटमेंट्समधून ते प्रश्नांची उत्तरांचं ॲनालिसिस करून ठरवतात की याच्यामध्ये काही टेररिस्ट अँगल असू शकतो किंवा कसे. आपण ते ऑलरेडी त्यांच्याकडे सबमिट करणार आहोत. त्याच्यानंतर ते त्यांची स्पेशल टीम इथे पाठवतील आपल्याकडे नागपूरमध्ये आणि आपण जे ज्युडिशियल कस्टडीसाठी पाठवलेले आहे त्याच्यामध्ये पोलीस कस्टडीचा जो अधिकार आहे तो राखून ठेवलेला आहे. त्याच्यामुळे नंतर देखील अशी जर टीम आली NIAची तर आपल्याला पुन्हा पोलीस कस्टडी देऊन त्याचं इंटरोगेशन करता येईल. सर, दोनों मामले हिंदी बता दीजिए. स्टेटस काय आहे, ती ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये आहे की कारगिल पोलीस जे आलेले आहेत त्यांच्या का बरं त्यांनी कोर्टात अप्लाय केलेला आहे की तिची कस्टडी घ्यायसाठी, तर आज काय स्टेटस आहे? नाही, शी इज इन ज्युडिशियल कस्टडी राईट नाव. आता सध्या ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये आहे आणि त्यामध्ये कारगिल पोलिसांची टीम आली होती. आपल्या कस्टडीमध्ये पोलीस कस्टडीमध्ये असतानाच ती टीम इथे आली होती. त्यावेळेस त्यांनी देखील एक बेसिक जे इंटरोगेशन असते, विचारपूस असते ते केलेलं आहे आणि त्यानंतर आता ते स्वतः प्रोडक्शन वॉरंट घेऊन जी लीगल प्रोसिजर असते ती करून घेणार आहेत आणि त्यांची कस्टडी मिळवण्याचा प्रयत्न करणार. सर, दोनों मामले हिंदी में बता दीजिए. और अब अगली खबर। एयरपोर्ट रोड पर बाइक हादसे में रुतेश रानी बाल बाल बचे। सड़क की बदहाली को लेकर जताई नाराजगी। नागपुर के एयरपोर्ट रोड पर बुधवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में रुतेश रानी नामक युवक की बाइक फिसल गई। गनीमत रही कि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिससे वो गंभीर चोटों से बच गए। हादसे के तुरंत बाद रुतेश ने मीडिया से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाई और सड़क की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई। रितेश रानी ने बताया कि वो रोज की तरह ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट रोड पर पहुंचे, अचानक बाइक एक गहरे गड्ढे में चली गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसल गई। हादसे में उन्हें हाथ और पैर पर हल्की चोटें भी आई है। आणि महाराष्ट्र बर्बाद करायला तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये अगर आपल्याला शांती आणि लॉ अँड ऑर्डर अगर आपल्याला कायदा आणि सुव्यवस्था राखायचं असेल, आज बकरी ईदच्या मुळे असंख्य हिंदू समाजाचे राहणारे जे नागरिक आहेत ते अस्वस्थ आहेत. कारण का बकरी ईदच्या वेळी त्यांच्या सोसायट्यांमध्ये बकरे कापले जाणार
त्याच्यामध्ये वास दुर्गंधी या सगळ्या गोष्टीमुळे दोन्ही समाजामध्ये वाद होणार आहेत. उद्या हिंदू आणि मुसलमानच्या नावाने दंगली पण होऊ शकतात. तर हे थांबवण्यासाठी अगर कोण सल्ले देत असतील, अगर कोणी सूचना देते, हिंदू धर्माला पण भेटतात. आपल्याला हिंदू धर्माला सांगितलं जातं की नाही की तुम्ही इको फ्रेंडली होळी करा. आता गणेश चतुर्थी आल्यावर तुम्ही अशीच मूर्ती बनवा, तशीच मूर्ती बनवा सांगितली जाते की नाही. तर हिंदू समाज तेव्हा असं येऊन आक्रोश दाखवतो का, राग दाखवतो का, जोर जबरदस्ती करतो का. काल अबू आझमी म्हटले हम बकरा काटेंगे, असा हिंदू समाजाने भूमिका घेतली. कोण कितना भी इको फ्रेंडली बोलेगा तो भी हम रंगपंचमी करेंगे, फटाके जोरदार बजाएंगे अशी भूमिका घेतली. म्हणजे हिंदू धर्माची विशालता आणि महत्व ह्याच्यावरून आपल्याला कळतं. आणि इस्लाम बद्दल हे जे काही गैरसमज स्वतःच पसरवत आहेत. म्हणून कोण महाराष्ट्र बर्बाद करतंय, कोण इस्लाम बद्दल चुकीची माहिती पसरवत आहे आणि कोण फडणवीस साहेबांच्या नावाची बदनामी करताय ना, हे महाराष्ट्र खुल्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. म्हणून मी ते शेवटी अल्पसंख्याकचे समाज ह्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना मी सल्ला देतो, तुम्ही विचारपूर्वक मी काय बोललो त्याच्याबद्दल विचार करा. आणि तुम्ही मुस्लिम समाजाला तुम्ही आह्वान करायला पाहिजे कि चलो नितेश राणे जी बोल रहे हैं वो अपने हित में बोल रहे हैं, अपन इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाते हैं, वर्चुअल बकरी काटते हैं, असं बोललं तर काय चुकीचं ठरणार नाही. तुम्ही आता बोलतात की या बकरी ईद वरून जे आहे ते राज्यामध्ये दंगली होऊ शकतात, असे की तुमच्याकडे इनपुट आहेत आणि अहो इनपुट काय शक्यता आहे, कारण का दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतात ना. आम्ही असल्यामुळे दंगली होण्याचं काही कारण राहत नाही, पण अशा दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतात ना. आता त्याच्यामुळे काही सोसायट्यांमध्ये लोक हिंदू समाज एवढं त्रासलेले आहेत की त्यांचं म्हणणं आहे की बाबा आपण बकरी इथे कापूच नाही. म्हणून अगर शांत पद्धतीने अगर आपल्याला महाराष्ट्र ठेवायचं असेल तर इको फ्रेंडली बकरी ईदचा पर्याय, जसं आम्ही इको फ्रेंडली होली हिंदू धर्म करतात, इको फ्रेंडली दिवाळी करतात, तसं इको फ्रेंडली बकरी ईद करण्यामध्ये काही चुकीचं नाही. सर हिंदी में ऐसा है उल्टा, देखिए उनको क्या करना है वो मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टीवी के ऊपर मेरी आलोचना करते हैं, सामने आने के बाद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसा है. तो उनके वो क्या करने वाले वो मैं उनको, मगर मैं उनको अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचा और वो आज जिम्मेदार पोस्ट पे है, उन्होंने अगर अपने मुस्लिम धर्मीय को लोगों को एक पत्र लिख के अगर उन्होंने आह्वान किया कि चलो नितेश राणे जी बोल रहे हैं आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरी ईद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं. बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है. तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा. गवर्नमेंट की राय वर्चुअल बकरी ईद मनाई जाए, ये महाराष्ट्र सरकार की राय है. नहीं ये मेरी एक सलाह है, मेरी एक सलाह है. अभी हमको जब भी हिंदू त्योहारों के पहले जो कोई हमको एडवाइस देते वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से आते हैं क्या. वो कोई तो सेलिब्रिटी आएंगे जो घर में कितने ही ज्यादा तो मतलब किसी भी रंग से खेलेंगे, टीवी के सामने आके तुमको ड्राई होली बताएंगे आपको. हाँ, फिर पटाखे फोड़ने वाले तो कोई संस्था है जो इस तरीके के सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार के पहले ही आते हैं. ऐसे बहुत सारे है, उनको वो क्या कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड थोड़ी है. आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार का काम ये नहीं है कि कौन सा धर्म किस तरह से त्योहार मनाए, सरकार का काम है कि जो 4 आतंकवादी पहलगाम से गायब हुए उन्होंने अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी. और अब अगली खबर, नितेश राणे बनाम प्यारे खान विवाद, सलाम करना भारतीय संस्कृति और प्यारे खान का पलटवार.
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान और भाजपा विधायक नितेश राणे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नितेश राणे द्वारा प्यारे खान पर की गई टिप्पणी पर खान ने कड़ा पलटवार किया। राणे ने आरोप लगाया कि प्यारे खान मीडिया में उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन सामने आने पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील की, जैसे हिंदू समाज होली दिवाली में करता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्यारे खान ने कहा, सलाम करना हमारी भारतीय संस्कृति है। नितेश राणे को बार बार मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए। कुरान कहती है कि जिस देश में रहो उसके नियमों का पालन करो। प्यारे खान ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से आधिकारिक शिकायत करेंगे। देखो क्या है, इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। इस्लाम में कभी भी कहीं भी किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, ना करा गया। दूसरी बात है कि वर्चुअल ईद मनाने की जो बात है, तो वर्चुअली ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। इस्लाम में क्या करना है क्या नहीं करना है मुसलमान जानता है ना। जैसा हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। तो मेरे मज़हब में क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ बराबर, और समस्त मुस्लिम समाज भी फॉलो करता हूँ। तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना ये भी है कि जब हिंदू वर्चुअल होली खेल सकते या सादे रंगों के साथ होली खेल सकते, तो मुसलमान बिना बकरी काटे ईद क्यों नहीं मना सकते? देखिए, कभी भी किसी मुसलमान ने आपके होली के बारे में या तुम्हारा दिवाली के बारे में कभी बोला है तो बताइए। कभी मुस्लिम वो किसी के त्यौहार पे टिक्का टिकन्नी नहीं करता। मुस्लिम समाज सबके त्योहारों को अपना त्यौहार मानता है। अगर मैं तो बचपने से देख रहा हूँ कि हम लोग खुद, हमारे यहाँ दिवाली मनती थी, हमारे यहाँ खुद पटाखे फूटते थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक नितेश राणे जी ने बोला है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। तो देखो, नमस्कार करना है संस्कार वाली बात है। चाहे हम हमारे दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, तो ये हमारे संस्कारों वाली बात है। अब वो क्या संस्कारी जैसे लोग, हम संस्कारी लोगों के साथ रहते। मैं देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, गडकरी जी के साथ रहता हूँ, तो उनके संस्कार है मुझ में। अब आप भी अगर उनके संस्कार लोगे तो ये सब लफड़ा नहीं होगा। आप नीतीश राणे के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले थे सीएम के पास? नहीं, वो सीएम साहब को बताना, उनके संज्ञान में लाना। मैं चिढ़ा इसलिए कि वो बार बार उठ के जो महाराष्ट्र के सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नाम कोट करते हैं। व्यक्तिगत मैं कोई भी बयान दूँ, मैं खुद दूँ ना, उनका नाम लेके क्यों दूँ? ये बात बिल्कुल सही नहीं। और उनके पास इतना समय नहीं है, तो उनका नाम खराब करने की कोशिश कोई भी करेंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो, तो उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। आप खुद अपना कोट करिए ना। वो उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास विकास के काम से दूसरे कामों के लिए फुर्सत नहीं है। ये सब वो लफड़ेबाजी में वो रहते नहीं। फालतू उनका नाम का लेके उनके नाम का कोट करके ये करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पूरा विश्व भी हमारे तरफ देख रहा है। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नहीं, मैं बार बार बताता हूँ कि महाराष्ट्र पूरा जानता है, उनको पूरा इंडिया जानता है, पूरा विश्व जानता है। कई सारे इन्वेस्टर बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो ये सब हमको सोचना चाहिए। वो बहुत बड़े पद पे, और हमारा लेवल भी नहीं उनके बारे में बात करने का। लेकिन वो अपनी बात पे कायम है, लगातार वो वही चीज़ दोहरा रहे, वर्चुअल ईद की, और सलाह भी दे रहे। नहीं, उनके सलाह की ज़रूरत नहीं है, सरकार है ना यहाँ पे। मैंने बोला ना, इस्लाम का कंसेप्ट है कि जो प्रदेश में, जो जहाँ पे जिस देश में रहते हैं वहाँ का कायदा मानना, कायदे को डिनाई कोई नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही नॉनवेज खाता है, सभी समाज खाते हैं। तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा और उस पर अध्ययन करके बोलिए। पहले आप उस पर अध्ययन करिए, उसके बाद बोलिए। और अब अगली खबर, चुनाव के पहले मनपा में तबादलों का दौर, 80 अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। नागपुर मनपा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के पहले मनपा में तबादलों का दौर शुरू हो गया। बुधवार को लंबे अरसे बाद बड़े फेरबदल किए गए। 5 कार्यकारी अभियंता, 3 उप अभियंता और 12 कनिष्ठ अभियंताओं के तबादले किए गए, जबकि पदोन्नति के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे 7 कार्यकारी अभियंता, 32 उप अभियंता और 29 कनिष्ठ अभियंताओं को पोस्टिंग दी गई। तबादलों और पोस्टिंग व अधिकारियों व कर्मचारियों के काम का आकलन भी किया गया है। जिनके काम संतोषजनक नहीं थे, उनका तबादला किया गया, जबकि कईयों के प्रभार बदल दिए गए। जबकि कुछ अधिकारी जो लंबे अरसे से उनके विभाग में अच्छा काम करते हुए प्रभार संभाल रहे थे, उनके प्रभारी को स्थायी पोस्टिंग में बदल दिया गया। और दर्शकों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV। नमस्कार।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।